नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दोस्ती, दौरा और डिप्लोमेसी, एक बार फिर से फ्रांस और भारत की दोस्ती का दम दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बॉन्डिंग भी दुनिया देखेगी। फ्रांस में सजने वाले एआई समिट के मंच से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को क्या संदेश देंगे, इसको लेकर वैश्विक नेताओं में उत्सुकता है, क्योंकि पेरिस और वॉशिंगटन डीसी मेजबान है और प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस और अमेरिका के साथ दमदार दोस्ती का यह दौरा यादगार होने वाला है। इन सब के बीच जिस तरीके से ट्रंप ने कई देशों पर एक के बाद एक टैरिफ लगाए, उसको लेकर भी अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के साथ चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी तक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन अवैध प्रवासियों को जिस तरीके से निकाला गया, क्या उसको लेकर बातचीत होगी? जिस तरीके से चाबहार पोर्ट को लेकर बैन लगाने की बात हुई, क्या उसको लेकर बातचीत होगी? H1B1 वीजा और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बातचीत में एक नया समाधान हो सकता है। वहीं फ्रांस के साथ अपने सैन्य उपकरणों को लेकर एक बड़ी डील होती है, क्या उससे भी ये दोस्ती और ये दौरा यादगार होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। तो दोस्ती, दमदार दौरा क्या वाकई में यादगार होगा? और जो सवाल भारत के अंदर पूछे जा रहे हैं, क्या उनके जवाब लेकर वापस प्रधानमंत्री आएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनुपम जेटली जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। अनुपम जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में ये दोनों दौरे अनुपम होने वाले हैं भारत की नजर से, और आपको इनमें क्या संभावनाएं नजर आ रही है? और अमेरिका के साथ जिस तरीके से कुछ इश्यूज को लेकर अभी तनातनी है, क्या आपको लग रहा है कि दौरा जब दोनों दोस्त बैठेंगे तो समाधान मिलेगा? नमस्कार विजेंद्र जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडियो में वापस आकर कुछ समय उपरांत। हमें भी अच्छा लग रहा है सर। हिंदुस्तान की जो विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, ये एक हिस्ट्री में पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक विजिट है। अगर आप देखें हिंदुस्तान और फ्रांस का, जब 75वें रिपब्लिक डे पर मैक्रो आए थे चीफ गेस्ट बनकर, उसके बाद से बहुत तेजी से दोनों ही मुल्कों के बीच में काफ़ी बातचीत है, कोलैबोरेशन की, आर्थिक, डिफेंस और एक रोड मैप बनाने की 2047 का दोनों देशों के बीच में, कि किस तरीके से दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं। चाहे वो सैटेलाइट का प्रोडक्शन हो, चाहे साफरा जिसने बोला कि हम जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी देंगे, या आप देखें तो राफेल हमारे कंट्री में आ चुके हैं और अभी नेवल वर्जन उसका आने की बातचीत चल रही है। इसी तरह टाटा के साथ जो है बोइंग, वो अपना एक डोमेस्टिक हेलीकॉप्टर, जो सिविल हेलीकॉप्टर है, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं जी। तो खाली ये नहीं कि खाली एआई जो सबसे बड़ा समिट होने जा रहा है, जैसा आपने कहा वॉशिंगटन और पेरिस कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसको को चेयर कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है इतने बड़े देश के लीडर्स के बीच में। एआई दुनिया का भविष्य है और हम जानते हैं कि चाइना ने भी अभी डीप सीक बनाया है, जिसको हमारे देश में प्रतिबंधित करने की बात है। मगर अगर एआई एक विश्व में विकल्प है तरक्की का, तो उसमें भारत की सोच क्या है और कैसे भारत ठीक है। अनुपम जी, वापस मैं उनके पास लौटूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, क्या वाकई में इससे भारत को बूस्टर डोज मिलेगी? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कर्नल देवानंद जी, फ्रांस के साथ जरा 2-3 पॉइंट बताइए जिनको लेकर प्रधानमंत्री वहां डील कर सकते हैं, इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं और दोस्ती को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मैं मानता हूं आत्मनिर्भर, विकसित और वैश्विक शक्ति बनाने के लिए भारत के लिए
तत्पर, वो हर समय इस पे प्रयास करते रहते हैं। अगर उसी नज़रिए से हम, जैसे आपने फ्रांस का सवाल पूछा, देखिए मेरे से पहले कर्नल जेटली साहब ने विस्तारपूर्वक बातें बताई, पर मैं सबसे पहले इसमें मानता हूं कि जिस प्रकार एआई का आगमन हुआ है 20-25 वर्ष पूर्व, मुझे याद है जब इंटरनेट का आगमन हुआ था तो लोग बहुत भयभीत थे, इससे बहुत सारे इश्यूज थे। पर उसी तरीके से एआई आने वाले भविष्य का इंटरनेट है, इससे दूरी नहीं बनाई जा सकती। और मोदी जी का इसके जो एक सभा हो रही है, मेरे ख्याल से जो तीसरी है फ्रांस द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर इसके को चेयरपर्सन का ये काम कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि भारत किस तरह से एआई के फील्ड के अंदर दुनिया में अपना स्थान बनाने की तरफ अग्रसर है। और मैं मानता हूं इससे सही सही इसके निकल करके आएंगे लाभ देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। जिस प्रकार से भारत एक तरह न्यायप्रिय देश माना जाता है, चीन और दूसरे देशों की तरह कोई गलत काम करने वाला नहीं माना जाता है, तो फायदा होने वाला है। दूसरी बात देखिए, रफाल जहां तक 36 का ताल्लुक था, जो पहले भारत ने उनसे डील की थी, और 2016 में ऐसे समय फ्रांस ने हमको दिए थे जब मैं मानता हूं दुनिया में बहुत सारे लोग हमसे दूरियां बना रहे थे। पर आज के दिन जिस प्रकार से रफाल एम जो मॉडल है, जो हमारी नेवी के लिए करीब 26 हैं, उनकी जो डील है मैं मानता हूं फाइनल होगी और उसका एक बहुत बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। तीसरा जो चीज है कि नरेंद्र मोदी साहब यहां पर एक ये थर्मो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर उसके अंदर विजिट करने वाले हैं, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर बिजनेस जो भारत और फ्रांस के बीच में जो थोड़ा उतना नहीं चल रहा है, मैं मानता हूं उसको वापस बड़े लेवल पे शुरुआत करने से देश की आर्थिक स्थिति और एक सामरिक स्थिति से मजबूत बनेंगे। और लास्टली जो इनका नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गए हैं, तो प्रथम वर्ल्ड वॉर के जो हमारे रणबांकुरे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर जाएंगे। और देखिए, मैं यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में कई वर्षों से सैनिकों के सम्मान में बहुत कार्य हुए हैं, पर वर्ल्ड वॉर के सैनिकों के सम्मान में राजस्थान सरकार में मैं पूर्व में देखा और डरती रहती है। जो एक विक्टोरिया क्रॉस पदक मिला करता था सैनिक को, उस बहादुरी के लिए जो अंग्रेजों के जमाने में दिया गया था, राजस्थान के करौली के अपने कैप्टन कमला राम जी हैं, राजपूत रेजिमेंट का। मैं पिछले 8 वर्षों से हर जगह जाके देख चुका हूं। लोग ये कहते हैं कि साहब 47 से पहले इंडिया का रणबांकुरा नहीं मानते हैं, और एक तरफ मोदी जी फ्रांस में मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं राजस्थान सरकार भी इस पे ध्यान देगी। ठीक है, हमारे साथ पूर्व राजनयिक गौरी शंकर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। गौरी शंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुपम जेटली जी, अमेरिका को लेकर कई तरीके की बातें हुई हैं। हालांकि ट्रंप को शपथ लिए 1 महीना भी नहीं हुआ और उसमें बाकायदा कई ऐसे पॉइंट है जिस पर वो यू टर्न भी ले चुके हैं, चाहे वो कनाडा पर टैरिफ हो, चाहे वो मैक्सिको पर टैरिफ हो, या इसके अलावा और योजनाएं। लेकिन जिस तरीके से चाबहार को लेकर पेनल्टी की बात की गई, प्रतिबंध की बात की गई, उसके अलावा H1B1 वीजा, उसके अलावा भारतीयों को जिस तरीके से, अवैध भारतीय जो वहां रह रहे थे प्रवासी के तौर पर, उनको जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया, आपको लग रहा है कि जब ट्रंप के साथ बातचीत होगी तो इन मुद्दों पर बातचीत होगी? देखिए, पहले एक चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि अमेरिका की एक अपनी इंटरनल पॉलिसी है कि जो उनके देश में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। और वो ऐसा नहीं केवल भारत, जिस जिस देश के लोग वहां इलीगली गए हैं उनको वो उसी तरीके से अपने एक पॉलिसी के मुताबिक भेजते हैं। उन्होंने भारत के साथ कोई अकेला ऐसा न्याय नहीं किया। ये हर देश में जैसे उनका तरीका है वैसे ही भारत में भेजा गया। के साथ मैं रोकना चाहूंगा, फिर दोस्त कहां रहा सर? पहला सवाल। दूसरा, कुछ ऐसे भी तो देश है ना सर जिन्होंने कहा कि अमेरिका लाइए वीडियो में, हम अपने आपके प्लेन को उतरने ही नहीं देंगे, हम अपना प्लेन भेजेंगे, पैसेंजर प्लेन, और उनको लेकर आएंगे। क्या भारत नहीं कर सकता? कोलंबिया, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी 600 और जो लिस्ट बनी हुई है अमेरिका में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की इस विजिट के बाद इसमें बदलाव होगा। या तो हमारा देश अपने जहाज बेच के अपने जो माने हुए, जो हमारे पहचाने हुए नागरिक हैं जो वहां इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अभी हमने कुल 96 को चिन्हित किया है 600 में से, उनको अवश्य पूर्ण इज्जत के साथ देश में लाया जाएगा। दूसरी बात, चाबहार की आपने बात की। हमें अमेरिका को यह पूर्णतया मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप को,
कि हिंदुस्तान और अमेरिका का पिछले साल का ट्रेड जो है वो 118 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता अगर उसको अपनी व्यापारिक स्थिति और विश्व में अपनी जो डॉलर की कीमत है उसको एक नियोजित तरीके से चलाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि वो भारत की हर बात को माने, और इसी ट्रंप ने 2018 में हिंदुस्तान को चाबहार में जाने के लिए विशेष छूट दी थी। बिल्कुल ठीक। मुझे पूर्ण यकीन है कि वो छूट दोबारा मिलेगी ताकि हम अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के साथ। सर 24 में भी जब बाकायदा चाबहार के साथ डील की गई थी 10 सालों के लिए, तब भी अमेरिका ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उस समय 24 में जब हुआ उस समय बिडेन थे। अब ट्रंप ने आके जो नया सिस्टम किया है उसको वो यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने में वो काफी माहिर हैं। वो एक स्टांस दिखाते हैं, फिर उस स्टांस को अमेरिका के इंटरेस्ट के मुताबिक यू टर्न लेते हैं, और यहां उन्हें भारत के साथ इतने बड़े बाजार के साथ वो रिस्क नहीं लेंगे और इन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप पूरे तरीके से व्यवसायिक हैं, वो चेक करते हैं कि इससे कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। अगर नुकसान ज्यादा होता है तो उनको यू टर्न लेने में कोई कोताही नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। इसके अलावा एक दो चीज और है, जैसे अगर आप देखें तो ये ब्रिक्स, हिंदुस्तान ने भी अमेरिका को छूट दी है। कुछ समय पहले हिंदुस्तान ने कहा हमें ब्रिक्स की या डॉलर के खिलाफ किसी भी करेंसी को चलाने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अभी इस बार के बजट में हिंदुस्तान ने कुछ प्रोडक्ट जो अमेरिका के हैं उन पे टैरिफ कम किया है। तो हर देश एक दूसरे को अकोमोडेट करता है, और हिंदुस्तान को इतना अकोमोडेशन करने की जरूरत नहीं है जितना अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को हिंदुस्तान को अकोमोडेट करना। ठीक है, गौरी शंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व राजनयिक है। गौरी शंकर जी, आवाज आ रही है सर अब तक? से पहले आपके सभी ऑडियंस को जी देखिए, ये जो विजिट है प्रधानमंत्री जी का फ्रांस और यूएस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। फ्रांस में तो आज जैसे आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वर्ल्ड समिट हो रहा है। उसमें ये डिस्कशन होगा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से पूरे विश्व समाज के लिए एथिकल रूप में प्रयोग में लाया जाए, इसके कुछ मापदंड तय हों, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी इस समिट को को चेयर करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। तो ये भारत के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि भारत को इस समिट में को चेयर करने का मौका मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बड़ा स्पष्ट है कि वो संसार के बहुत ही इने गिने व्यक्तियों में हैं जो ट्रंप की शपथ लेने के इमीडिएटली बाद वहां जा रहे हैं। अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री वहां गए हैं, और यूरोप का कोई भी लीडर वहां पे नहीं गया है। तो भारत के लिए ये फिर सम्मान की बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान का विषय है कि मोदी जी को ट्रंप ने बहुत अधिक प्राथमिकता दी है और उनको बहुत पहले इनवाइट किया गया है। जी हमारे अमेरिका के साथ काफी संबंध हैं, और इनके अंदर ट्रेड, इमिग्रेशन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात होगी। आप जानते हैं कि ट्रंप चाहता है कि हम ट्रेड डील करें। वो ये चाहेगा कि कुछ अमेरिकन उत्पाद जो हैं वो भारत में उनकी ड्यूटी कम की जाए। तो इसके ऊपर विचार करेंगे। लगता है अच्छा गौरी शंकर जी, क्योंकि आप बखूबी इसको समझ सकते हैं सर, जो अभी अमेरिका ने किया अवैध प्रवासियों के साथ, आपको लग रहा है कि वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए होगा कि भाई जब आए तो डीलिंग हैंड हमारा ज्यादा मजबूत रहे, और क्या आगे फ्यूचर में ऐसी तस्वीरें ना दिखाई दे? क्या इस पर भी सहमति बन सकती है? जो अमेरिका ने उनको चैन से बांध के भेजा वो बहुत गलत किया। वो उनको नहीं करना चाहिए था। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस लेने के लिए हम तैयार हो गए थे। हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आ गया था, तो उनको वापस भेजने की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने उनके हाथ पैर बांध के और फिर प्लेन में रखा, वो बहुत ही गलत चीज था। तो सर क्या सरकार को और विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी? मैं मानकर चल रहा हूं भाई अमेरिका में भी भारतीय डिप्लोमेट्स तो होंगे, उनको बाकायदा इस बारे में जानकारी होगी कि कैसे लेकर जाया जा रहा है। विदाउट इंफॉर्मेशन थोड़ी ना हुआ होगा सर।
हाँ, देखिए इसमें क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पे, कई एजेंट्स इन्वॉल्व हैं इंडिया के, जो उन लोगों को कई कई रास्तों से भेजते हैं। जी कुछ लोग लैटिन अमेरिका में जाते हैं, मेरे को पता है मेक्सिको के थ्रू निकलते हैं, निकारागुआ और होंडुरास और इन कंट्रीज में आते हुए मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कुछ नॉर्दर्न बॉर्डर से कनाडा से होते हुए जाते हैं, और कुछ और भी कई रास्ते हैं उनसे जाते हैं। तो ये एक बड़ा दुखद विषय है कि हमारे इतना पैसा खर्च के ये लोग वहां जाते हैं और एजेंट उनको दुरुपयोग करते हैं, इनको पूरी तरह से समझाते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ भी इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि इस तरह से लोगों को परेशान नहीं करके लेकिन वहाँ सर मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, वो illegal- डंकी स्टाइल में वहां जाते हैं, उसके बाद पकड़ लिया, वो गलती है। अवैध चाहे भारत में रहे या अमेरिका में रहे, उनके देशों के लिए तो खतरा, अगर वो मानते हैं तो खतरा है, और खतरे को वो बाहर करना चाहेंगे, उसमें कोई दूसरे दो राय नहीं है सर। लेकिन एक बेहतर तरीके से हो सकता था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका और भारत के बीच में आपको लग रहा है कि कुछ बड़ी डील होगी और वो वाइस वर्सा होगी, वन साइडेड नहीं होगी? आपकी आवाज मेरे पास स्पष्ट नहीं आ रही है, जी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। जी सर, आपको क्या लग रहा है, एक दो पॉइंट में बताइए सर, कि इस दौरे के दौरान क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है ट्रेड के अलावा? आपकी आवाज बहुत कट रही है, लेकिन इमिग्रेशन ठीक है सर, सॉरी, इसके लिए फील करेंगे। देवानंद जी। जी, मैं सबसे पहले जो ये आप विषय लेके चल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशंस का, जी अमेरिका की बहुत सरेआम ये गलती है कि उन्होंने अमानवीयता तरीके अपनाते हुए उनको डिपोर्ट किया। पर ये कहीं भी कारण नहीं बनना चाहिए कि इलीगल जो लोग दूसरे देश में जाते हैं उनके लिए कहीं एक मन में एक भावना अच्छी नहीं रहनी चाहिए, मैं मानता हूं। इसी तरीके से अगर देखें तो जिस प्रकार से बांग्लादेश के हमारे देश में आते हैं और रोहिंग्यांग आते हैं, तो उनके साथ क्या नरमाई बरतनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो उनको कहीं भी समर्थन नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो किया वो उचित नहीं है। मैं मानता हूं उसमें सुधार होगा, और मोदी जी के बिना जाए बिना भी मेरे ख्याल से हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स में ये बात बता दी गई है। बात करें भाई, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, ट्रेड के अलावा और क्या महत्वपूर्ण? इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए दुनिया के अंदर आज मैं जहां तक हमारे रक्षा समझौते हैं, जहां तक हमारे ट्रेड के समझौते हैं, जहां तक हमारे आपसी द्विपक्षीय बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मानता हूं मोदी जी और ट्रंप के बीच के अंदर बिल्कुल होंगे बहुत सारे। पर सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है आज के दिन दुनिया के अंदर, दुनिया में अंतरराष्ट्रीय शांति को लेकर के जो जिस प्रकार से यूक्रेन का और जो चीजें बदल के आ रही हैं, मैं मानता हूं मोदी जी और ट्रंप की बात यूक्रेन पे जरूर होगी और इसके ऊपर जरूर कोई सकारात्मक फैसला होगा। और दूसरी बात यह कि भारत के जहां तक हितों का ताल्लुक है, मैं मानता हूं मोदी जी और ट्रंप दोनों एक ही विचार के राष्ट्र प्रथम मानते हैं। उसके अंदर चीन को और भारत के पूर्व क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेश एक हरकतें कर रहा है, चाइना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है, और भारत की सेंट्रल जो इजराइल को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका के रिश्ते हैं, मोदी जी और ट्रंप की जरूर बात होगी, क्योंकि भारत का प्रभाव इजराइल और इस इलाके में बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। अनुपम जेटली जी, क्या पाकिस्तान जिसके लिए अमेरिका ने फंडिंग रोकी है, बांग्लादेश जिसके लिए ट्रंप का इलेक्शन से पहले बहुत अलग बयान था, और चाइना जिस पर बाकायदा अमेरिका ने टैरिफ लगाया, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या भारत के जो पड़ोसी नेबर्स हैं उसमें अमेरिका की पॉलिसी भारत के हित में हो सकती है? 100%। अगर आप देखें तो इन्हीं चीज़ों को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्वाड बनाया गया था। और इंडो पैसिफिक रीजन को अगर डोमिनेट करना है चाइना के खिलाफ, तो उसके लिए भारत सबसे बड़ी महाशक्ति उभर कर सामने आ रहा है इस रीजन में। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रंप जो है बहुत सोच समझकर हर अपना निर्णय ले। और यह ज़रूर है कि जब भी हिंदुस्तान ट्रंप से बात करते हैं तो आपस के लेन देन में कुछ डिफेंस सौदे हिंदुस्तान को लेने पड़ते हैं, जैसे अपाची, जैसे चिनूक, जैसे ग्लोब मास्टर। हो सकता है इस बार F-35 स्टेल्थ फाइटर के लिए जोर डाला जाए। और ये हमारे प्रधानमंत्री की एक गुण और एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो जानते हैं कि ईरान रशिया के साथ अमेरिका को बैलेंस कैसे करना है। लेकिन सर, हम तो खुद भाई, अभी तक तो मैं मानता हूं कि हम बहुत बड़े इंपोर्टर थे सैन्य उपकरणों के, बहुत बड़े इंपोर्टर थे, बट अब तो हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं।
और एक्सपोर्टर अगर हमें बनना है तो अभी तक जो वहां से एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको कंपीट करना पड़ेगा, और उसमें अमेरिका सबसे ऊपर आता है। देखिए, हमारी एक मजबूरी है कि जो हमने लाइट एयरक्राफ्ट बनाया अपना तेजस, उसका इंजन जीई दे रही है जो अमेरिकन फैक्ट्री है। ठीक है, इसलिए अगर किसी भी देश को हम देते हैं, 3-4 देशों ने तेजस लेने के लिए बात की, मगर फिर हर जहाज के लिए अमेरिका को परमिशन देनी पड़ेगी कि वो इस इंजन की सर्विसिंग और मेंटेनेंस और स्पेयर देने के लिए एक विंग को तो हटा ही दे जो अमेरिका विरोधी विंग है, मसलन की खाड़ी तो नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा, मगर बाकी देश खरीदेंगे। जहाज बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान अपने मजबूत इरादों के साथ और मजबूत कदमों के साथ डिफेंस की आत्मनिर्भरता पर बढ़ रहा है। और मुझे यकीन है कि हमारी अमेरिका, रशिया सब पर निर्भरता बहुत कम है। कर्नल देवानंद जी, क्या इस दौरे के बाद बांग्लादेश में कुछ असर दिखाई दे सकता है? जी देखिए, बिल्कुल दिखाई देगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका को जितनी भारत की जरूरत है, मैं मानता हूं भारत को यह बराबर मामला है। तो जहां तक अमेरिका कोई भी फैसले करेगा, मनमानी नहीं कर सकता। आपने सही कहा कि पाकिस्तान को लेकर के जिस प्रकार से उसने यू टर्न लिया है उसको लेना पड़ेगा। बांग्लादेश पे है, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से अभी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोग बता रहे हैं जिस प्रकार से डीप स्टेट का इसके अंदर हाथ था वहां पर उनकी सरकार गिराने में, और सेंट मार्टिन आइलैंड और बर्मा को लेकर के जिस प्रकार से गतिविधि थी, मैं मानता हूं जिस प्रकार से ट्रंप ने बांग्लादेश के लिए अपनी नीति को अभी तक पूरी तरह ओपन नहीं किया, पर वो बहुत क्लियर संकेत हैं कि बांग्लादेश के अंदर वापस पुनः पुराने तरीके से डेमोक्रेसी बहाल हो। राइट विंग मजबूत हो रहा है ना, तो सर बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पुराना डीप स्टेट क्या करता था, राइट विंग का समर्थन करता था। डीप स्टेट का काम यही होता था, जहां जहां देश डेमोक्रेसीज होती थी उनको गिराने के लिए एक काउंटरवेट बैलेंस को तैयार रखता था, और जब जरूरत पड़ती थी उसको फायर कर देता था। वही उन्होंने बांग्लादेश में किया, पर ट्रंप ने बहुत साफ कर दिया है कि डीप स्टेट की अब अमेरिका की पॉलिसी में ज्यादा जगह नहीं होगी। बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकता। फाइनल कमेंट गौरी शंकर जी, क्योंकि फिलहाल जो भारत है उसके अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं या ट्रंप से अच्छे हैं, रूस से पहले अच्छे हैं, फ्रांस के साथ अच्छे हैं, और ये बड़े प्लेयर हैं। सर, आपको लग रहा है कि भारत इन बड़े प्लेयर के साथ एक अच्छे रिश्ते को रखते हुए उस वैश्विक शांति की तरफ बढ़ सकता है जहां अमेरिका को सपोर्ट करे यूक्रेन केस में और भारत अमेरिका को सपोर्ट करे इजराइल केस में? क्या यह मुमकिन है? देखिए, अमेरिका और भारत दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इसकी वजह से दोनों के सहयोग का बहुत आवश्यक, विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। चाइना एक आप जानते हैं कि बिल्कुल ऑटोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होता है, और इस तरह की फोर्सेज जो हैं, जो चाइना जैसी ऑटोक्रेटिक फोर्सेज जो कई बार विश्व शांति के लिए खतरा बन सकती हैं, पर्टिकुलरली हमारे रीजन में, इसके लिए हमें अमेरिका और भारत को साथ चलना पड़ेगा। और इसी रास्ते को ट्रंप समझते हैं अच्छी तरह से, और इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त माना है और उनको एक प्राथमिकता दी है। ठीक है, आप अभी देखेंगे कि यूएस एड का जो एक बहुत बड़ा जो बाहर निकल रही है चीजें, कि इसका प्रयोग कई देशों को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया था। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी इसी तरह का डिस्टेबलाइजेशन होके शेख हसीना को हटाया गया है। तो हो सकता है कि ट्रंप इसके बारे में कुछ करेक्टिव स्टेप लें। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे देश के लिए और हमारे रीजन के लिए। और ऑल्सो जो एक्सट्रीमिस्ट पावर्स संसार में बढ़ रही हैं, जिहादी एलिमेंट्स, जिनको डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका की है उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे और अमेरिका के सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। ठीक है सर, तो एक शब्द में कहें आतंकवाद के खिलाफ कह देते हैं कि भाई सब एक साथ हैं। माफी चाहूंगा कर्नल देवानंद जी, प्रोग्राम में वक्त फिलहाल इतना ही है। अनुपम जी आपका भी शुक्रिया, शंकर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कोशिश की कि अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, वो कौन कौन सी ट्रेड है जिन पर डील हो सकती है, और अगर रक्षा सौदे के अंदर फ्रांस, भारत और अमेरिका अगर एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भारत अपने शेयर को एक्सपोर्ट करने में कितना बढ़ा सकता है, इस पर सबकी नजर होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हैं।